पहले कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जो पचोर की धरती से आपके बीच में आया है, ठहाकों का राजकुमार है, पूरे देश को हंसाता है। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें चेतन चर्चिल। अच्छा, क्या है भाई साहब, कोई भी कवि है ना, माइक के साइज का पैदा नहीं होता। तो आप एक काम करो, 2 ईंटें लाया करो हर साल। अगर कवि छोटा है तो कवि के नीचे रख दो, माइक छोटा है तो माइक के नीचे रख दो, और इसका तो देख के लगता है दोनों के नीचे रखनी पड़ेगी। नहीं, ईंटे वीटे रखने की जरूरत नहीं है। ये टीटलागढ़ वाले हैं, ये बहुत समझदार हैं। इन्होंने सब कवियों को बराबर पेमेंट दिया। इनका बस नहीं चले, नहीं तो वो आपको यहाँ घोड़ा भी बना सकते थे। तो आप लोग तो मस्ती में आओ, आनंद में आओ। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो जय जोहार। आप लोगों के बीच में आकर के वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात, एक तो माइक वाले भाई, ये माइक थोड़ा सीटी मार रहा है। एक तो खूबसूरत कभी माइक पे आया नहीं कि माइक भी सीटी मारने लगा। हाँ, मैं इस देश का सबसे खूबसूरत, स्मार्ट, डेसिंग, चार्मिंग, सिजलिंग, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, डायनामाइट, ओसम कवि हूँ। वाह, क्या बात है। मार्केटिंग का जमाना है और मैं मारवाड़ी हूँ, अपना प्रचार खुद ही करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके आज के स्पॉन्सर हैं अनोपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स। सर, आपकी उपस्थिति है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत करो। मैं बताना ये चाह रहा था असल में कि कल मेरा बेंगलोर प्रोग्राम था और उसके जो स्पॉन्सर थे वो टाइटन वाले थे। उन्होंने घड़ी गिफ्ट करी थी। वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा हुआ, एक बात बताऊं, अच्छा हुआ तू जूतों वालों के प्रोग्राम में नहीं गया। मैंने वहां पर इनका नाम रिकमेंड करा था। आ गए हमारे आदरणीय। एक बार मैं आप लोगों से, तमाम यहाँ जितने लोगों की उपस्थिति है, यकीन जानिए इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय महेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं करी है। बिल्कुल। एक उनकी दिक्कत थी, टीटलागढ़ वालों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी भी आप लोग मस्ती में नहीं आए हो। आप लोगों की तालियां, वो मस्ती नहीं आ रही। अभी भी पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं सर। एक कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी, जज साहब को फैसला सुनाना था। जो भी लोग ये बात कर रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से सुने। और ये बच्चे जितने भी हैं यहाँ घूम रहे हैं, जिस किसी भी पुस्तक की, जिस किसी की भी पांडुलिपि है, ये वापिस उसी में शामिल कर ली जाए। और भाभी जी से निवेदन है, भाभी जी आप ही का है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको उसी नजर से देखो जिस नजर से आप भाई साहब को देखती हो। क्या बात। और ये तो आप हो, आप अपनी पे आ जाओ तो बच्चा क्या, भाई साहब खुद चुप हो जा सकते हैं। तो आप लोग तो बस मस्ती में आओ। अभी तक भी आप लोगों की पूरी व्यवस्था नहीं बनी, अभी भी लोग बातें कर रहे हैं। मेरे ध्यान, एक कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी, जज साहब को फैसला सुनाना था। आदरणीय बजरंग जी, जज साहब को फैसला सुनाना था। तो वहां पर भी ऐसे 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। इससे जज साहब को डिस्टर्ब हुआ। जिसको सजा सुनानी थी उसको नहीं सुनाई, उन दोनों महिलाओं को सुना दी। दोनों को 2 साल की जेल। ताली आपने गलत जगह पे बजा दी, ताली वाली बात। और इस कवि सम्मेलन को शुरुआत कर देना, जरा मस्ती में आ जाना। पूरे एक एक व्यक्ति, दोनों को 2 साल की सजा सुना दी। दोनों 2 साल तक जेल में रही, एक ही बैरिक में रही। 2 साल बाद जब दोनों महिलाएं जेल से बाहर निकली तो पहली ने दूसरी से कहा, बहन बाकी बातें हम घर जाके फोन पे कर लेंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। देख, वो बच्ची भी तालियां बजा रही। तो मेरा भी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग भी बात कर रहे हैं बाकी बातें घर जाके फोन पे कर लेना। अभी मस्ती में आओ, आनंद में आओ। आपने तो बहुत अच्छा उत्सव सजाया। महेश जी, मैं इनसे मिला, इन्होंने कहा चेतन भाई मेरी बस एक समस्या है। आपको आप 10 साल पहले आए तो तब भी ऐसे ही थे, दुबले पतले, यही हेल्थ, यही हाइट। मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, मैं क्या करूं? मैंने इनको एक तरीका बताया, आप लोगों को मजा आ जाए तो जरा मुझे शुरू कर देना। बोले चेतन भाई, एक तो मैं सच बता रहा हूं, इतने अद्भुत है। मैं तो इनके घर गया तो इनका बच्चा आया मेरे से, अब आप देखना मस्ती में आना। इनके घर गया तो इनका बच्चा आया मेरे से, बोल रहा ताऊ जी नमस्ते। अब आप मुझे देखिए, भाई साहब को देखिए, और वो मुझसे कह रहा ताऊ जी नमस्ते। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, टीटलागढ़ वाले संस्कारी होते हैं, संस्कार दिए हैं, कोई बात नहीं। मैंने नमस्ते, अपने को क्या लेना देना, अपन तो खाना खाने आए, नाश्ता करना है, नाश्ता खाओ और चलो। 2 दिन बाद मैं फिर गया तो बोल रहा चाचा जी नमस्ते।
मैंने कहा संस्कारों में कमी आ रही है। ताऊ जी से चाचा जी हो गए, पर अपने को क्या लेना देना, अपन तो नाश्ता करो और चलो। 3 दिन बाद मैं फिर गया तो बोल रहा है मामा जी नमस्ते। मैंने कहा इसे रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता है, आज मैं इसको सिखा के रहूंगा। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बेटा तुझे रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता। जब मैं पहली बार आया था तो मुझसे बोला ताऊ जी नमस्ते, दूसरी बार आया तो बोल रहा चाचा जी नमस्ते, अभी जब मैं आया तो सीधे बोल रहा मामा जी नमस्ते। तुझे रिश्तों के विषय में कुछ नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। वो बोले आप रहने दो, मैं ही बताता हूँ। मैंने कहा बता। बोले जब आप पहली बार आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित जी आए हैं, मुझे लगा आप उम्र में बड़े होंगे इसलिए मैंने ताऊ जी नमस्ते कहा। दूसरी बार जब आप आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित आया है, तो मुझे लगा आप उम्र में छोटे होंगे इसलिए मैंने चाचा जी नमस्ते कहा। अभी जब आप आए तो पापा बोले, वो साला फिर आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी भी आप लोगों की तालियां कमजोर है यार, कंजूसी बिल्कुल मत करो, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। भाई एक बार मस्ती में आओ जोरदार पूरी। तालियां बजा दो सब। महेश जी बोले भैया वजन बढ़ रहा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो महेश जी बात यह है कि धरती पे मान लो आपका वजन 100 किलो है, चांद पे 65 किलो रह जाएगा। आप मंगल पे देखो तो वहां 35 किलो ही रह जाएगा। तो आपका वजन ज्यादा नहीं है, बस आप गलत ग्रह पर हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आपकी पूरी आयोजन समिति जेसीआई ने जो इतना अद्भुत आप लोगों को हंसाने का मुस्कुराने का। सुरेश भाई ने कहा कि कोविड के बाद में इतनी संख्या में पहली बार देखे हैं। मुझे देवल आशीष जी की 4 पंक्ति याद आती है। आप बड़े लोगों के बीच में हिंदी कवि सम्मेलन मंच का ये सबसे छोटा बेटा अपने बड़ों की अगवानी में खड़ा हूं। उन्होंने कहीं कहा मुस्कुराओ मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या। क्या आवश्यकता है ऐसे आयोजन की। और जितने यहाँ के स्पॉन्सर्स हैं उन सबको इसलिए ये पंक्तियां समर्पित करता हूं कि उन्होंने इस आयोजन को सजाने के लिए अपना मन और धन सब कुछ दिया है। मैं 4 पंक्ति सुनाता हूं कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। क्या बात है, वाह वाह वाह। जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। चौथी पंक्ति पर एक साथ सबकी तालियां उठे पूरे इस आयोजन समिति के लिए कि मोहब्बत के शहर का। ये इसका 7वां चक्कर है, इतने में हमारे यहाँ शादी हो जाती है। मैं तो सच बता रहा हूं, हम लोग मारवाड़ी लोग अद्भुत होते भाई साहब। यहाँ तमाम लोग मारवाड़ी समझो, फिर तो मजा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, मारवाड़ी तो राजस्थान वाले इतने अद्भुत होते भाई साहब। एक बार अगर कोई राजस्थान चला जाए तो उसको बार बार जाना पड़ता है। यकीन नहीं हो तो सलमान खान को देख लो। एक बार आया था, फिर हिरण ने बार बार बुलाया। आसाराम बापू तो ऐसे गए कि वापस लौटे ही नहीं। इतना अद्भुत है राजस्थान में। तो सच बता रहा हूं, मारवाड़ी असली मारवाड़ी वो होता है अगर मारवाड़ी की परिभाषा मिल जाए तो फिर आप लोगों की तालियां इकट्ठी उठे। 1-2 मारवाड़ी मिलकर के किसी तीसरे की 4 घंटे तक बुराई करते हैं और फिर बोलते जाबा देनी यार आपनों कहीं ले रहे हो। ये ओरिजिनल मारवाड़ी। लेकिन मैं आपकी मस्ती को प्रणाम करता हूं कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। जरा सा वक्त क्या बदला के चेहरों पे उदासी है, गमों से खौफ खाकर मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। गमों से खौफ खाकर मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। ये तमाम तरह की बातें कर रहे थे। मेरा निवेदन है, जो ये इधर वाले तमाम आपस में बात कर रहे हो, देखो ये कार्यक्रम आपका अपना है। एक तो कार्यक्रम की व्यवस्था जिन लोगों को व्यवस्थित करने के लिए दिए जाए वही सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह है, केवल मस्ती में आओ। ये आयोजन आपका अपना है, जितना अच्छे से सुनोगे। मैं पहले कवि की भूमिका में हूं। पहले कवि का काम ये होता है कि इन बड़े कवियों के लिए ये मंच तैयार कर दूं। अगर आप लोग में एक ताली बजाने का आपको एक तरीका मैं बताता हूं। सुरेश भाई ने तरीका बताया। कवि सम्मेलन की शुरुआत अमूमन कविता से की जाती है। मैं एक कहानी सुनाता हूं आदरणीय सर। एक शिष्य ने चाहा कि अपने गुरु की परीक्षा लूं। उसने अपने दोनों हाथ के बीच में तितली दबा ली। केवल मेरी 30 सेकंड की ये कहानी अगर आप लोगों ने ध्यान से सुन ली तो आज का ये कवि सम्मेलन अंत तक इतना अद्भुत होगा जो आज दिन तक नहीं हुआ होगा। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। शिष्य ने चाहा
कि अपने गुरु की परीक्षा लूं, उसने अपने दोनों हाथ के बीच में एक तितली दबा ली, गुरु के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव बताइए मेरे दोनों हाथों के बीच में जो ये तितली है ये जिंदा है या मरी हुई है। उसने पहले से तय किया हुआ था कि गुरु ने कहा कि तितली जिंदा है तो दोनों हाथों को दबा दूंगा, तितली को मार दूंगा, गुरुजी का चमत्कार खत्म हो जाएगा। और अगर गुरु ने कहा कि तितली मरी हुई है तो दोनों हाथों को आकाश में ले जाऊंगा, तितली उड़ जाएगी और गुरुजी का चमत्कार फिर खत्म हो जाएगा। गुरु का जवाब अगर आज के इस कवि सम्मेलन की भूमिका हो जाए तो मुझे यहां से लेकर के वहां तक जितने लोग बैठे हैं खड़े, तमाम लोगों के हाथ हवा में लहरते हुए दिखे। गुरु ने कहा कि इस तितली की जिंदगी तेरे दोनों हाथों के बीच में है, तू चाहेगा तो जिंदा रहेगी, तू चाहेगा तो मर जाएगी। आज के इस कवि सम्मेलन की भी जिंदगी आपके दोनों हाथों के बीच में है। और क्या बात है, जियो राजा, और जियो राजा, वाह 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 वाह। आप चाहेंगे तो आपकी ये मेहनत, यहाँ पर बैठी पूरी आयोजन समिति, तमाम लोगों की मेहनत अद्भुत और सफल हो जाएगी। और आपने चाह लिया, ठान लिया कि हमें नहीं सुनना है, मस्ती में नहीं आना है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई बड़ा कलाकार पैदा नहीं हुआ। मुझे तो दो लाइनें याद आती है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ऐसे मत बैठो जैसे जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती में आओ पूरी। मैं तो सच बता रहा, मैं बहुत होशियार कवि हूँ। इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो मैं ही हूँ। बहुत अच्छे। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। हमारे तो मास्टर जी वो हर महीने वो यूनिट टेस्ट होता था, हर महीने परीक्षा होती थी जिसमें वो निबंध लिखने को दिया। उन्होंने निबंध लिखने को दिया कि दिवाली पे निबंध लिखो। मैंने बताया ना मैं होशियार कवि, मैंने निबंध लिखा। अब मैं डांस तो नहीं कर सकता यार, अगर हो सके तो ये बंद करवा दो इधर का, ताकि उनकी दुकान बंद हो तो मेरी चालू हो सके। अच्छा भाई साहब कह रहे कि उनको उनकी दुकान चलाने दो, तुम अपनी चलाओ। हाँ साउंड बढ़ा दो, मेरा कम है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता ये रहा था कि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत समझदार हूँ। मेरे टाइम पे ये सारी चीजें होंगी। मैं तो इतनी हाइट है मेरी ऑलरेडी कम, मैं इस हाइट के साथ में अगर ऊंट पे भी बैठूं तो नीचे से कुत्ता काट लेता है। मेरी दिक्कत ये है, मैं सच बता रहा हूं, पूरे देश में एकमात्र कवि हूं इस साइज का। मेरे साइज के मोबाइल फोन मिलते हैं जिसमें बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं। मेरा दुर्योग ये है, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, मैं तो कॉलेज गए तो पीछे से एक आवाज आई, ये किसका बच्चा खो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या पलट के बोले मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था, कमबख्त कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में ही उठा लिया मुन्ना मुन्ना कह के। तो मेरी स्थिति इतनी खराब है। लेकिन मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, वो मैं इंदौर का रहने वाला एक्स्ट्रा एडवांस व्यक्ति, मेरे घर के सामने से एक समय पे रोज एक लड़की निकलती थी। मैंने कहा यहीं डाका डालू, इस पे तो इसको भी मजा आया। ये भी ये सोच रहा है ये मेरे से छोटा भी कौन है ये। वो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे घर के सामने से एक समय पे रोज एक लड़की निकलती थी। तो मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, इन कवियों की कविताएं लिख डाली और ऐसे घड़ी मुड़ी करके लव लेटर घर के बाहर। वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा बढ़िया ये कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब। मैंने पूरी हिम्मत करी, जैसे अभी कर रहा हूं, तमाम साउंड के बीच में मेरी अगर ऊर्जा में कोई कमी हो तो आप लोग मुझे बताना, अभी मत बजाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो। एडवांस पेमेंट काहे को कर रहे हो। यहां तो अभी हमारा ठिकाना ही नहीं है कि मिलेगा कि भी नहीं। मेरे घर के सामने से रोज निकलती थी, तो मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला। वो रोज कोई जवाब नहीं। तो मैंने पूरी हिम्मत करी, उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपकी ये पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। उसने जो कारण बताया, एक एक व्यक्ति की मस्ती देखना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली है, कचरा उठाती है। क्या बात है, वाह।
पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है। 6 साल से हम लोग नंबर 1 है। ताली मत बजाओ भाई साहब, कभी मुझे टीटलागढ़ में मौका दो। अच्छा जी सर, मैं प्रणाम करता हूं आपको। सर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं आपकी उपस्थिति में। मैंने सबसे पहले ये बात कही थी और इंटरनेट से बड़े लोगों तक पहुंची थी। आप लोगों को ध्यान होगा, सफाई अभियान को, सर बैठे हुए, सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समुद्र के किनारे से, बीच से कचरा उठाया था। ध्यान है आप लोगों को? तो विरोधियों ने इसका भी विरोध करा था। बोले ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? ये इन्होंने एक्टिंग करी है 3 मिनट की कचरा उठाने की। एक टिप्पणी करता हूं सर आपकी उपस्थिति में, विरोध गलत चीज का होना चाहिए, अच्छी चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। तब कहता हूं जब उन्होंने कहा कि इन्होंने एक्टिंग करी है 3 मिनट की, मैंने कहा एक्टिंग ही सही, लेकिन ये 3 मिनट की एक्टिंग अगर ये 150 करोड़ का हिंदुस्तान ईमानदारी से कर ले तो हम भारत को क्या पूरी दुनिया को स्वच्छ कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। तो सर आप जो ये काम कर रहे हो वो सच में बड़ा काम है। मैं तो सर ये इसलिए कह दिया सर क्योंकि मुझे यहाँ से सुरक्षित वापस भी जाना है, नहीं तो आप साफ करने के चक्कर में कहीं मुझे भी मैं सच बता रहा हूँ ना, मैं बहुत समझदार हूँ। वो हमारे मास्टर जी हर महीने निबंध लिखने को देते थे। उन्होंने निबंध लिखने को दिया कि दिवाली पे निबंध लिखो। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने लिखा दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला करके दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। ये लिख के मैंने कॉपी जमा कर दी मास्टर जी को। मेरी बात क्या बढ़िया लिखी कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। टीटलागढ़ वालों 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। नहीं ताली मत बजाओ। वो अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट आ गया और निबंध बदल दिया। बोले अब निबंध लिखो होली पर। लेकिन मैंने बताया ना मैं समझदार व्यक्ति, मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने फिर लिखा होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन भी पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी फिर जमा कर दी मास्टर जी को। मेरी बात फिर बढ़िया लगी, उन्होंने फिर मुझे 10 में से 10 नंबर दिए। लेकिन वो समझ गए कि ये हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जाता है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में उन्होंने तय करा कि ऐसा निबंध लिखने को दूंगा, देखता हूं ये कैसे जुआ फंसाता है। उन्होंने निबंध लिखने को दिया पेड़ पर। अच्छा, मैंने बताया ना मैं समझदार व्यक्ति, मैंने फिर अपना दिमाग लगाया। मैंने लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन कुछ लोग आदत से बाज नहीं आते। ये इधर वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि पेड़ के नीचे बैठ के, तो ऐसा नहीं है। टीटलागढ़ के समझदार लोग वो पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ के बहुत अच्छे भाई, वाह, जोरदार ताली बजाते हैं। क्या स्पिन बॉल घुमाई है, बहुत बढ़िया। मैं सच बता रहा हूं, मैं बेहद समझदार रहा। मेरे पिताजी तो इतने अद्भुत थे सर, उन्होंने मुझे बचपन में ही समझा दिया। बोले बेटा हर बात बड़ा चढ़ा करके बतानी है। जैसे गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है, हालांकि मेरी हरकतों से लग जाता है। बड़ा चढ़ा करके बताना, गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है। जैसे वो लड़की वाले आए, शादी तय हो, दहेज में मोटरसाइकिल देने की कहें, तो बड़ा चढ़ा करके बताना कार मांगना, कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया, अब आप मुझ पे छोड़ दो। वो लड़की वाले आए सर, लड़की के पिताजी फेस टू फेस, मैंने चश्मा लगाया हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा ये चश्मा नंबर का है क्या? मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया। 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई। उन्होंने मुझसे फिर पूछा खांसी हो रखी है क्या? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया 10 साल से टीबी है।
तालियां और ठहाका अगली बात पे एक साथ उठे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा, हमारी बेटी तो पसंद आई ना? ओह, मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया, माँ पसंद आई है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे। हरकतों की वजह से तेरा ब्याह नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा। असल बात मैं आपको बताऊं, मेरे साथ में दिक्कतें बड़ी होती है। मेरा नहीं हो रहा ना, तो मेरे पिताजी पंडित के पास पहुंचे, मेरी कुंडली दिखाई उन्होंने। अच्छा, तो पंडित ने बोला 2050 तक कोई योग नहीं है, 2050 तक कोई योग नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले फिर जरूरत नहीं है। तो मेरा ये, आप लोग इधर से जो है आना जाना चालू है, मेरा निवेदन है आप लोग बैठ जाइए, व्यवस्थित हो जाइए। तमाम व्यवधानों के बीच में मैं खड़ा हूं, लेकिन इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुस्कुराओ के जिंदगी लौटे, मुस्कुराओ के जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होठों पर पसर गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम लोग आपके लिए आए हैं सर, बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं। अपने घर परिवार के तमाम सुख चैन छोड़ करके लगातार कभी यात्राओं में होते हैं सर, लगातार रात रात भर जगते हैं। तमाम कठिनाइयों के बाद में एक मेकअप हंसी का ठहाकों का ओढ़ करके, ताकि आप लोगों को फ्रेश लगे, अच्छा लगे और आप लोगों को हंसा सके, इसके लिए तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। एक विशेष ताली में जरूर आप लोगों से इसलिए चाहूँगा, कल उज्जैन में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक कवि सम्मेलन होता है। 25 सालों से लगातार हो रहा है ठहाका सम्मेलन, जिसमें प्रतिवर्ष बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। उस ठहाका में आपके हिमांशु बवंडर को इस वर्ष 2025 का ठहाका सम्मान मिला है। जरा एक बार उनके सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई भाई हिमांशु। और वाकई में आप लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। मेरे से तो आते आपकी पूरी आयोजन समिति ने मुझसे पूछा, सर पूरी आयोजन समिति ने मुझसे पूछा, चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें? मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो पौवे जैसा है, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें? ये भाई तो ऐसे ऐसा पौवा समझते हो मेरे भाई? तुम खुद अधपौवे जैसे हो अभी और पौवा समझ रहे हो? मैं सच बता रहा, बोला तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या? भाई साहब ये पौवे में पानी मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। जहां पौवा आएगा वहां पानी जरूर आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, आप लोगों की मस्ती अद्भुत हो। बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें? कवि होने के नाते मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया। अगर जवाब आप लोगों को अच्छा लग जाए तो जरा आगे से लेके पीछे तक के लोगों की एक साथ तालियां उठे। बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें? मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं तो पौवा मगर बोतल का मजा देता हूं। क्या बात है भाई, वाह। बोले बता क्या मंगाए? मैंने जो मंगा लिया हो, अगर सुनकर के सुरूर आ जाए, मस्ती आ जाए, आनंद आ जाए, तो फिर एक एक व्यक्ति की तालियां ठहाका मुझे भरपूर मिलना चाहिए। बोले बता क्या मंगाए? मैंने कहा भाई साहब मंगाइए एरिस्ट्रा कोड, बेक बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फन ड्रॉप, लाइन ड्रॉप, एलिफेंट, गॉडफादर, इंप्रेस ब्लू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ओलमंग, पीटर स्कॉट, टीचर स्कॉट, रॉयल इससे सिग्नेचर, वेट 69, ट्रिपल एक्स, यांकी चिंगारो। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने कम तालियां बजाई, मुझे लग रहा है कि वाइन, विस्की, बियर, रम, जीन, वोडका, ताड़ी, इसको शैंपेन, काजू फेनी, ठर्रा, ब्रांडी, फुलड़िया, मौड़िया, ठाटिया, राटिया, क्या बात है, वाह वाह वाह। छोड़ करके आप सब देसी वाले हो। मैं समझ रहा हूं ना, लेकिन एक टिप्पणी इस बड़े मंच से करता हूं तमाम बड़े लोगों की उपस्थिति में। मेरा यह मानना है कि जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। समय की तमाम सीमाएं हैं, हमें हमारे बड़े कवियों को भी पहुंचना है। मैं एक कविता विशेष आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। तमाम कठिनाइयों के बीच में महेश जी अगर अच्छा लगा हो तो जरा एक कविता के लिए मुझे आदेशित कीजिए जोरदार तालियों के साथ में, ताकि मैं कुछ अच्छा सुना के आप लोगों के बीच से विदा लूं। बिल्कुल। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। वो लड़की वाले आए सर मुझे देखने।
मेरे पिताजी ने कहा जी ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। गृहणा पिता को लाई, विरोधाभास अलंकार है हिंदी साहित्य में, मैं वो आपके बीच में सुना रहा हूं, आप लोगों को उल्टा सुना रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सीधा सीधा समझना है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था, और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की मां चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? ये उन्हीं 8-10 लोगों ने ताली बजाई है जिन्हें घर जाके लगाना होगा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। बहुत अच्छे तो ऐसे बोले जैसे आप ही को दिया था। भाई साहब हम दोनों को भेज दिया कमरे में अकेले में, बोले जाओ दोनों आपस में बात कर लो। टीटलागढ़ वालों इतना संस्कारी था मैं और वो, 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट। अच्छा, ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोली। फिर हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली अब तक तो 2 थे। अब जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मेरे साथ में ऐसा ही होता है, सच बता रहा हूँ। वो मेरे को वो मामले सारे इतने मेरे गड़बड़ हो गए। वो जैसे तैसे एक बनी। अब उसकी दिक्कत ये थी कि वो थोड़ी मोटी थी, तो मैंने उससे कहा कि तू भागा कर, तो वो मेरे पड़ोसी के साथ भाग गई। मैं सच बता रहा हूँ ना, इतने अद्भुत मामले होते हैं मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ऑब्जर्वेशन की कविता, एक ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूं आप लोगों को। वो मेरी जैसे तैसे गर्लफ्रेंड बनी। मैं घर में बैठ करके चाय पी रहा था, इतने में उसका फोन आ गया। वो फोन पे बोली, बाबू क्या कर रहे हो? मैंने कहा चाय पी रहा हूं। तो वो लाड़ में आ गई थोड़ी सी, बोले अच्छा अगर मैं वहां होती तो क्या करते? मैंने कहा फिर अपन दोनों बैठ के चाय पीते। तो बोली नहीं, घर में चाय ही नहीं होती, तो फिर क्या करते? मैंने कहा फिर मैं चाय बनाता, फिर अपन दोनों बैठ के चाय पीते। वो बोली नहीं, घर में चाय पत्ती नहीं होती, चीनी नहीं होती, दूध नहीं होती, तो क्या करते? मैंने कहा फिर मैं बाजार जाता, दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची लाता, चाय बनाता और अपन बैठ के चाय पीते। तो फिर उसने भी माथा पीट लिया और कहने लगी तू सिंगल ही मरेगा। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने तो कसम खा रखी है, ना तो खुद शादी करूंगा ना अपने बच्चों को करने दूंगा। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई, बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। टीटलागढ़ वालों, अब तक मैंने जो कुछ भी सुनाया वो सब एक तरफ कर देना, लेकिन अगर वाकई में कुछ बात अच्छी कहते हुए जाऊं तो फिर मुझे आप लोगों का केवल एक 30 सेकंड के लिए मन चाहिए। मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ सुनाना चाहता हूं। लड़की की माँ ने कहा हमारी बेटी लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? क्या बात है।
आप लोगों की तालियां इस व्यंग पे थोड़ी सी कमजोर थी साहब। महेश भैया, व्यंग का मामला बड़ा अद्भुत होता है। मुझे तो ध्यान है, एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था, तो आप बड़े लोगों को, समाज सेवी हो, समझाते हो, ऐसे मैंने भी समझाया। मैंने कहा यार, हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, ये काम करते तो तुम्हें भारतीय होने पे शर्म आना चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर? बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं। ताली गलत जगह पे बजा दी आप लोगों ने। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो यहाँ भारत में क्यों भीख मांग रहा है, वहां पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे। बहुत अच्छे। अगली बात अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां दुगनी और ठहाका 4 गुना देखना चाहता हूं। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार, वो जो तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे चेतन, सच्चा है प्यार। हाँ, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले हम दहेज नहीं दे पाएंगे, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था, मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी। आप लोगों का ठहाका फूटा, लेकिन अगली बात, अगर इस ठहाके को संवेदना में बदल दूं तो मुझे एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए। इसलिए भी चाहिए क्योंकि कहीं अंजुम रहबर जी कहती है अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब अगर हंसते हंसाते जाते जाते अगर कोई अच्छी बात, इस देश की बड़ी विसंगति पर कोई बड़ा व्यंग कर दिया हो आपके छोटे बेटे ने, तो मुझे जरा विदाई की भरपूर तालियां देकर के विदा करना। अभी नहीं, पहले पूरी बात तो सुन लो यार। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले हम दहेज नहीं दे पाएंगे, दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था, मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी 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 रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या भरपूर मन से आप लोगों ने सुना अंतिम 2 पंक्ति। आपका भरपूर आशीर्वाद के साथ में विदाई चाहता हूं कि बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद यह बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई, सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी बल्कि मेरी आंखें खुल गई। अगर आपकी भी आंखें खुल गई हो तो जरा दोनों हाथों को हवा में उठाइए और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार सब मुझे ये बताइए हाथ खड़े करके कि आपको हमारा ये पहला कवि कैसा लगा? क्योंकि महेश जी और गौतम जी बड़ा डरे हुए थे, बोले भाई साहब पिछली बार कवि सम्मेलन ठीक नहीं हुआ, इस बार ठीक कर देना, तो संचालन भी आप ही करो। तो इन्होंने मुझे संचालन की जिम्मेदारी दी और बहुत बढ़िया चेतन ने बेटियों की बात करी। और मैं तो कहता हूं कि होती है धरा और आसमान बेटियां, होती है धरा और आसमान बेटियां, पावन पुनीत ब्रह्मा का विधान बेटियां, होती है सरस्वती सी प्रणम्य बेटियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य बेटियां, उनके लिए तो प्यार में सनम है बेटियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है बेटियां। और पाकिस्तान की बात करी भाई ने,
बोला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मैं पाकिस्तान की भाई साहब इतनी टेंशन पाड़ता नहीं, क्योंकि मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। देखो आपके ठाके आते रहने चाहिए, क्योंकि देखिए आंसू का जन्म आंख से होता है, और आंख से जब आंसू का जन्म होता है तो बहता है, गालों से बहता हुआ होठों तक आता है और फिर दम तोड़ देता है, क्योंकि फिर वहां से मुस्कुराहट का जन्म होता है। और हम सब यहां पर मुस्कुराने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं, नवीन जैन साहब आप तो बीजेपी के हो, मैं जब आदरणीय मोदी जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूं। फिर मैं राहुल जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूं।